Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the Puritan age in which we will do a detailed study of John Donne. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe. The next topic in Puritan age is Cavalier poets. The term Cavalier or Caroline is used for a group of mid-17th century poets who sided with King Charles I against Parliament. तो इसमें वो ग्रुप शामिल है पोएट्स के जो कि मिड 17th सेंचुरी में हुआ करते थे और किंग चार्ल्स फर्स्ट को फेवर करते थे, पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे। तो ये कैवलियर और कैरोलाइन टर्म उन्हीं के लिए यूज हुआ होता है। दिस कैवलियर वर द फॉलोअर्स ऑफ बेन जॉनसन एंड मे प्रॉपरली बी कॉल्ड द सन्स ऑफ बेन, दो सम ऑफ देम आल्सो डिस्प्ले द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन डन। ये जो कैवलियर पोएट्स हैं ये बेन जॉनसन के फॉलोअर्स हैं और इस वजह से उन्हें सन्स ऑफ बेन के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो इनके ऊपर जॉन डन का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो कैवलियर पोएट्स के लिस्ट में पहले आ रहे रॉबर्ट हैरिक 1591 to 1674 इनका टाइम पीरियड है। हिज लाइन्स आर फ्रेश विद द ऑथेंटिक फीलिंग फॉर नेचर एंड द कंट्री साइड एंड हैव अ रियल स्वीटनेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ टोन। एक्चुअली इनके जो लाइन्स मीन्स इनके जो पोएम्स हैं, वर्क्स हैं, उसमें ऑथेंटिक फील देखने को मिलता है नेचर के लिए और कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं इनका वर्क जो है वो जो रूरल एरियाज़ हैं उसी के बारे में बताता है। दैट्स वाई वहाँ की स्वीटनेस को प्रेजेंट करता है इनका वर्क और सिंप्लिसिटी को भी। ही इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हिज हेस्पेराइड्स। तो इनका जो वर्क है हेस्पेराइड्स, इसी के लिए रॉबर्ट हैरिक जाने जाते हैं। Next one is Richard Lovelace, 1617 to 1657. In half a dozen of Lovelace's songs, the braggadocio of the cavalier is transmuted into the chivalry and loyalty of the knight errant. His works are songs to Lucasta on going to the wars, to Eldia from prison. तो थोड़ा सा यहाँ पे एटरेंट हो गया, इरेंट का स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। रिचर्ड लवलेस जो है इनके हाफ डजन ऑफ जो सॉन्ग्स इन्होंने कंपोज किया है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो चिवेलरी और रॉयल्टी है नाइट रेंज से रिलेटेड उसी को इन्होंने ट्रांसम्यूट किया है कैवलियर टाइम पीरियड के ब्रैगेडोसियो से। हिज वर्क्स आर सॉन्ग्स टू लुकास्टा। इनके जो वर्क्स हैं वो सॉन्ग्स टू लुकास्टा है, ऑन गोइंग टू द वॉर से, टू एल्डिया है, फ्रॉम प्रिजन है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, जो कैवलियर टाइम पीरियड के ब्रैगेडोसियो है उसको ट्रांसम्यूट किया है किसमें, चिवेलरी और लॉयल्टी जो थी उसमें। जॉन सकलिंग 1609 to 41 थ्रू आउट हिज पोएट्री देयर रन्स अ वेन ऑफ हार्ड सिनिसिज्म। तो इनके पूरे पोएट्री में जो हार्ड सिनिसिज्म में वो देखने को मिलता है। ही वॉज वन ऑफ द किंग्स कोर्टियर्स एंड नोटोरियस गैमलर। तो ये किंग के दरबार में से एक थे। एक्चुअली वी बेटर नो दैट कि ये जितने भी कैवलियर पोएट्स थे वो किंग को फेवर करते थे, तो उसमें से ये एक दरबारी भी थे और पोएट भी थे। साथ ही ये काफ़ी कुख्यात गैमलर के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रांस वेयर इट इज़ थॉट ही कमिटेड सुसाइड। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि इनको इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भागना पड़ गया था और वहाँ पे इन्होंने सुसाइड कर लिया था। हिज वर्क्स आर अ डाउट ऑफ मार्टारडम, द कॉन्स्टेंट लवर। इनके ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है, अ डाउट ऑफ मार्टारडम एंड द कॉन्स्टेंट लवर। नेक्स्ट वन इज थॉमस कैरो 1595 to 1640। इनको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी हम लोग पढ़े थे और इनको कैवलियर पोएट के रूप में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जितना मेटाफिजिकल जो इफ़ेक्ट है इनके ऊपर है उतना उससे कहीं ज़्यादा कैवलियर इफ़ेक्ट इनके ऊपर देखने को मिलता है। ऑल्दो द पोएम्स 1640 आर फुल ऑफ ब्राउनिंग फ्रॉम डन सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, बारोइंग। तो इनका जो वर्क है द पोएम्स टाइटल से 1640 में आया था और ऐसा माना जाता है कि डन्स का वर्क सॉन्ग्स एंड सोनेट से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है इनका वर्क द पोएम्स। हिज लिटरेरी डेट टू डन इज़ वेरी स्मॉल। फिर भी इनकी जो लिटरेरी डेट है डन की इनके ऊपर वो कम है, मतलब कहने का मतलब कि इनके ऊपर डन का जो इफ़ेक्ट है वो कम है, जबकि इन्होंने अपने पोएम्स का जो मैटर है उसको बोरो किया है कहाँ से,
डन्स के वर्क सॉन्ग्स एंड सोनेट्स से। ही हिमसेल्फ ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज वर्ड्स मेलोडियस, और ये खुद कोशिश करते थे अपने वर्ड्स को, मीन्स अपने पोएम को मेलोडियस बनाने की। ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग वॉज बोरोड फ्रॉम डन। इन हिज पॉलिश एंड रिफाइनमेंट, इन हिज लॉजिकल ऑर्डर, ही इज़ द डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। देखिए यहीं से बेन जॉनसन का इनके ऊपर इफेक्ट आता है, दैट इज़ वाई ये कैवलियर पोएट के लिस्ट में भी आ जाते हैं। इनका जो पॉलिश, रिफाइनमेंट और लॉजिकल ऑर्डर था इनके वर्क में, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये बेन जॉनसन के ही शिष्य हैं, मीन्स उन्हीं के फॉलोअर हैं। हिज वर्क्स आर टू सेलिया, द रैप्चर, आस्क मी नो मोर। तो इनके ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। लाइक अदर कैवलियर पोएट्स, he again and again reminds the girls that time plays tricks with beauty and youth। तो अदर कैवलियर पोएट्स की तरह इनके वर्क्स में क्या देखने को मिलता है, गर्ल्स के बारे में देखने को मिलता है जो कि ट्रिक्स प्ले करते हैं ब्यूटी और यूथ को लेकर। नेक्स्ट वन इज एडमंड वेलर, 1606 to 87। द लव सॉन्ग्स ही सिंग्स इन ऑनर ऑफ हिज बिलवेड रिकॉल Caro's more decent verses by their regularity of structure and their adroitness। तो इनके कुछ लव सॉन्ग्स हैं जो इनके बिलवेड को एड्रेस्ड है, वो रिकॉल कराते हैं किसके, टॉमस कैरोस के जो डिसेंट वर्स हैं उनकी, क्योंकि उसमें भी कैरोस की तरह रेगुलरिटी देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर की रेगुलरिटी और साथ ही एड्रॉइटनेस। हिज वेल नोन पोएम्स आर द बर्ड, गो, लवली रोज, ऑन अ गिर्डल। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है एडमंड वेलर के। नेक्स्ट वन इज जॉन डेनहैम, 1615 to 69। हिज कॉपर्स हिल विच अपीयर्ड इन 1642 हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लोकल डिस्क्रिप्शन, बट इन मैन इट इज़ अ मेडिटेशन इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल मेमोरीज लाइक नियर द थेम्स, विंडशोर फॉरेस्ट, द रुइन ऑफ एन एबे एंड रूनीमेड फील्ड वेयर द मैग्ना कार्टा वॉज साइंड। तो इनका एक वर्क है कॉपर हिल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1642 में ये वर्क इनका पब्लिश्ड हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इसमें इन्होंने लोकल डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट किया है, स्पेशली जो हिस्टोरिकल वे में इम्पॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल मेमोरीज को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, जिसमें थेम्स के बारे में है, विंडसोर फॉरेस्ट से रिलेटेड है, एबे जो है उसके रूइन से रिलेटेड है, रूनीमेड फील्ड से रिलेटेड है जहाँ पे मैग्ना कार्टा साइंड हुआ था। Another one poet of this group is Sir William Davenant, 1606 to 68। He is known for his epical romance Gondibert। He is one of those early classical poets who exercised considerable influence on the restoration writers। तो इनका एक इपिकल वर्क है, रोमांस है, गोंडीबर्ट टाइटल है उसका, और ऐसा माना जाता है कि ये अर्ली क्लासिकल पोएट में से हैं जो क्या करते हैं, इनका जो वर्क का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन राइटर्स पर देखने को मिलता है। द हीरोइक ट्रेजेडी ऑफ द रेस्टोरेशन एरा वॉज इट्स इंस्पायरेशन टू हिज द सीज ऑफ रोड्स। तो इनका एक वर्क है द सीज ऑफ रोड्स, जहाँ से रेस्टोरेशन टाइम के जो हीरोइक ट्रेजेडी हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इनके वर्क से, द सीज ऑफ रोड्स से। एंड द इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ द प्यूरिटन एज इज जॉन डन। तो जॉन डन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में फेमस है, तो प्रीवियस वीडियो में इनसे रिलेटेड हम नहीं बता पाए थे, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा डिटेल देना चाह रहे हैं। और इसके बाद आएगा मिल्टन के बारे में एक वीडियो, देन वी विल टेक अबाउट रेस्टोरेशन पीरियड। तो जॉन डन 1573 to 1631। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, द सन ऑफ रिच आयरन मर्चेंट। जॉन डन जो है इनका जन्म लंदन में होता है, इनके फादर आयरन मर्चेंट थे। ऑन हिज फादर साइड्स ही केम फ्रॉम ओल्ड वेल्स फैमिली एंड ऑन हिज मदर साइड फ्रॉम द हेवुड्स एंड सर टॉमस मोर्स फैमिली। तो फादर साइड से ये ओल्ड वेल्स फैमिली को बिलोंग करते थे और मदर साइड से बहुत ही जाने माने जो राइटर थे इंग्लिश के, हैवुड्स एंड टॉमस मोर्स, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अच्छी डिसेंट फैमिली को बिलोंग करते थे, हाई इनकी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी। बोथ फैमिली वर कैथोलिक ड्यू टू विच ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए, हिज एजुकेशन इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। लेटर ही स्टडीड लॉ इन लिंकन्स इन।
तो इनके जो फैमिलीज थे, मदर फादर दोनों साइड से, वो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे और इस वजह से इनके टाइम पीरियड में कैथोलिक रिलीजन को फेवर नहीं करती थी गवर्नमेंट, वहाँ की जो किंग थे या अदर लोग। तो इस वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और ये अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। लेटर ऑन इन्होंने लॉ की स्टडी की, कहाँ, लिंकन आइन्स में, इनमें। He fell in love and married to Anne More, niece of Lord Egerton. Dunn was his secretary, for which Dunn was cast into prison. तो ये क्या करते हैं, एन मोर से ये लव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे शादी भी कर लेते हैं छुपकर। और जो एन मोर थी वो लॉर्ड ईगर्टन की नीस थी और डन उनके सेक्रेटरी थे। फिर क्या होता है, इसी शादी की वजह से डन को जेल भी जाना पड़ जाता है। सर जॉर्ज मोर फॉरगेव द यंग लवर्स एंड मेड एन अलाउंस फॉर हिज डॉटर। सर जॉर्ज मोर जो कि एन मोर के फादर थे, वो माफ़ कर देते हैं दोनों लोग को और फिर अपनी बेटी के लिए कुछ अलाउंस जो है, कुछ खर्च प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। वॉज सिस्ट आफ्टर हर डेथ, लेकिन वो जो अलाउंस था, जैसे ही एन मोर की डेथ हो जाती है वो अलाउंस उनसे छीन लिया जाता है जॉन डन से। देन डन बिकेम अ प्रीचर, उसके बाद डन को अपनी लाइवलीहुड के लिए प्रीच पे डिपेंड होना पड़ा और वो घूम घूम कर प्रीच करना, उपदेश देना स्टार्ट कर दिए थे। डन्स पोएट्री, हिज पोएट्री इज सो अनइवन एट टाइम्स, सो स्टार्टलिंग एंड फैंटास्टिक। ही थ्रू स्टाइल एंड ऑल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स टू द विंड। इनकी जो पोएट्री थी स्टार्ट में वो बहुत ही अनइवन थी, मतलब कोई एग्जैक्टनेस नहीं थी इनकी वर्क में। ऐसा नहीं था कि 2-4 वर्क जो है एक दूसरे से सिमिलर हैं, सब अलग, स्टार्टलिंग और फैंटास्टिक थे। इन्होंने जितने भी स्टाइल थे, लिटरेरी स्टैंडर्ड थे, सब उन्होंने हवा में उड़ा दिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत किसी स्ट्रिक्ट स्टाइल या लिटरेरी स्टैंडर्ड को फॉलो किया हो, बट कहीं ना कहीं इनके वर्क्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इनके यूज़ ऑफ कंसीट एंड मेटाफिजिकल जो ट्रेट्स हैं उसकी वजह से। हिज पोएटिकल वर्क्स आर नोटेड फॉर दियर metaphorical and sensual style and include sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, songs, satires and sermons। तो इनके जो वर्क्स हुआ करते थे उसमें मेटाफर और सेंसुअल स्टाइल का बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। इनके वर्क्स में सोनेट्स भी हैं, पोएम्स है, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया है, एपिग्राम्स हैं, एलिजीज है, सॉन्ग्स हैं, सेटायर्स हैं और सेरमन्स है। एज यू नो दैट कि लास्ट में इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, तो सेरमन्स भी शामिल है इनके वर्क्स में। Dunn's style is characterized by abrupt openings and various paradoxes, ironies and dislocations। तो डन्स के जो स्टाइल हैं वो लेटर ऑन कैरेक्टराइज किए जाते हैं, उसमें एब्रप्ट ओपनिंग देखने को मिलता है, अचानक इनका जो पोएम के लाइन है ना सडनली स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस देखने को मिलते हैं, आयरनीज देखने को मिलता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बाइथानोटस करके 1608 में ये वर्क आया था, सूडोमार्टायर 1610 में, इग्नेटियस हिज कनक्लेव 1611 में ये वर्क आया था, द फर्स्ट एनिवर्सरी द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में ही ये भी वर्क आया था, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में ये वर्क इनका पब्लिश्ड हुआ था, डिवोशंस फ्रॉम एमरजेंट ऑकेजन्स 1624 का ये वर्क है और इनके कुछ पोएम्स जो थे कलेक्शन के फॉर्म में पब्लिश्ड हुए थे 1633 में। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा गया है क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला काफ़ी वो लंबा होगा, तो दैट्स वाई इसको उस वीडियो को इसमें इंक्लूड करना प्रेफर नहीं किए हैं क्योंकि मिल्टन के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे उस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।